डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। और हमारा डिस्कशन हो रहा है जीपीएससी के एआरटीओ के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन का। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का कहना है कि सर हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस एग्ज़ाम का भी पेपर सोल्यूशन करवा दो ना। तो मतलब भैया तुम कब तक बॉटल से दूध पियोगे? जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है क्या, उसको बॉटल से दूध पिला रहे हैं और कभी ग्लास में दे दे तो उसको लगता है कि ये दूध नहीं क्या है। तो मतलब यार यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उसी से क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके सिलेबस में भी है। और यहाँ पे कौन सा जीपीएससी वालों ने खुद बनाया हुआ है सारे क्वेश्चंस के जो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे भाई। इनका इस पे कॉपीराइट थोड़ा नहीं है कि नहीं जीपीएससी ने पूछा इसलिए दूसरे एग्जाम में नहीं आएंगे। इन्होंने खुद भी कॉपी पेस्ट किया है। गेट, ईएस, इसरो, बार, इन्हीं सबके क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट है। तो भैया अगर आप चाहते हो कि आपके फंडामेंटल क्लियर हों, अगर क्लियर हों ऑलरेडी तब तो कोई बात नहीं, बट नहीं है अगर करना चाहते हो तो इस टाइप के वीडियो का सलूशन देखा करो। जरूरी नहीं होता है कि हम केवल वही वीडियो देखेंगे जिस पे हमारे वाले एग्जाम का नाम लिखा होगा। हाँ, ये जरूर देख लेना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। अगर उस सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे हैं तो आपको सॉल्व करना चाहिए। और मैक्सिमम जगह सारा सिलेबस होता है। नियर अबाउट पेपर सोल्यूशन में तो हर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि वो देख लोगे तो मतलब प्राण छूट जाएंगे कि भाई क्या एक क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा देख लिया, थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा हो गया। तो देख सकते हो आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन हैं, चाहे मेरे हों चाहे किसी और ने कराया है, जहां भी आपको अच्छा लग रहे हैं, जहां से भी आपका फंडा क्लियर हो रहा है, देखना चाहिए। नहीं देखना है, खुद से सॉल्व कर सकते हो तो भी अलग अलग स्टेट के, अलग अलग पीएसयूज के जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। खैर, ये तो ज्ञान भरी बातें रही। पर आगे बढ़ने से पहले ये मेरे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। आप केवल काम के लिए जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। डिस्कशन के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हो, यहाँ पे जुड़ सकते हो। पीडीएफ आपको सारे इस चैनल पे मिल जाएगी, इस ग्रुप पे भी मिल जाएगी, बट चैनल पे तो स्पेसिफिकली जरूर मिलेगी। एमसीक्यू भी वहाँ पे मिलता है तो ज्वाइन कर सकते हो आप। पहला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द 4 बार मैकेनिज्म शोन इन द फिगर। द ड्राइविंग लिंक DA, ये है आपका ड्राइविंग लिंक, ड्राइवर है, रोटेटिंग यूनिफॉर्मली विद द स्पीड ऑफ 100 RPM क्लॉकवाइज, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A मीटर पर सेकेंड आपसे पूछा गया है। यहाँ पे दिखाया गया है क्लॉकवाइज घूम रहा है। बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे खुद ही तुम कूद के बैठ जाओ। देखा है ना झूला, यार वो झूला होगा, मार्केट में गए होगे, इस टाइप से रॉड लगा रहता है। हमारे टाइम पे जब हम बचपन में थे तो 4 लोग इस पे चलते थे और झूला घूमता था, मोटर से घुमाते होंगे। तो बस वही क्वेश्चन है। यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, थोड़ा सा एंगल पे दिया गया है, बट ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। उसके बारे में आपको नहीं सोचना, बस ये सोचना है कि ये लिंक ऐसे घूम के एक क्या बना लेगा, सर्कल बना लेगा। तो इस सर्कल पे कोई पॉइंट है जिसकी हमको लीनियर वेलोसिटी बताना है। लीनियर वेलोसिटी होती क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे आर रेडियस होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, बट हमको आरपीएम दिया गया है। एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2πn/60 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरपीएम दिया गया है। तो ये हो जाएगा 2πn की वैल्यू आपको दिया गया है, दैट इज 100 ना। तो n हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 60। तो इसको इससे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 10π/3। ये वैल्यू है आपके ओमेगा की। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। अब आपको लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आर की वैल्यू यहाँ पे 30 दिया गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यूनिट यहाँ पे मीटर पर सेकेंड पूछा गया है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 100, 100 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटीमीटर है, 100 का डिवाइड कर दिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये हो जाएगा आपका 10π डिवाइडेड बाई 3। ये 2 0, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी पाई। पाई की वैल्यू ही 3.14 होती है, तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज शोन इन द फिगर ऑफ मास 100 kg इज हेल्ड बिटवीन द 2 स्प्रिंग, the natural frequency of the vibration of the system in the cycle is। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग करते आ रहे होंगे। आपको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/2π√k इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा स्प्रिंग है तो आपको उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई मास। यही होता है ना, वेरी सिंपल इस सिस्टम के लिए।
अब ये जो स्प्रिंग है इसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखो, स्प्रिंग को कौन से में है, सीरीज में या पैरेलल में, हम ये पता कर लें तो आसानी से इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर केस में हमारे पूरे सिस्टम में जो डिफरेंट स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, अगर उसमें डिफ्लेक्शन या कंप्रेशन सेम अमाउंट में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज नॉट अ मैटर, सेम अमाउंट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये स्प्रिंग जितना एक्सटेंड होगी उतना ही ये वाली कंप्रेस होगी, या ये वाली जितना एक्सटेंड होगी उतना ही ये वाली कंप्रेस होगी। मतलब दोनों में कंप्रेशन या फिर एक्सटेंशन की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो ये शो करता है कि ये सिस्टम हमारा कैसा है, पैरेलल है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इस वाले लिंक को घुमा के नीचे कर दो ना यार, अरे भाई क्या है, ये वाला नीचे यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और इसको ऐसे जोड़ दो। ये ब्लॉक थोड़ा सा बड़ा कर लो समझने के लिए, इसको ऐसे जोड़ दो। अब तो दिख रहा है ना कि सारा पैरेलल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला हट गया यहाँ से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पैरेलल में है। अब हमको फाइंड क्या करना है, के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर द केस ऑफ पैरेलल। अब ये नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ से आया, अगेन ये जो कंडीशन बताया है वही अप्लाई करके आता है, ठीक है। कई बार कई सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे हम, कितना है 20 + 20, तो ये कितना हो जाएगा 40 किलो न्यूटन पर मीटर। ये के इक्विवेलेंट हो गया। F इज इक्वल टू 1/2 पाई, दिस इज द के इक्विवेलेंट। 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ किस में पूछा गया है, वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे 100 है, ठीक है भाई, 100 ये 100 बच कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 400 हो जाएगा, 400 मतलब 20 बाहर आ जाएगा, तो 20 बाहर कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 20 / 2 पाई। वेरी सिंपल इज दैट, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज 10/π। तो इसीलिए मैंने ये आंसर सही किया है, क्योंकि ये आपके आंसर की में गलती से गलत दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी स्प्रिंग मास सिस्टम का क्वेश्चन है। सेम जो इससे पहले फॉर्मूला हम डिस्कस करते आ रहे हैं वही चीज़ें हैं। हमने देखा कि K/M होता है, एक स्प्रिंग है तो K इक्विवेलेंट लिखना नहीं है। चूँकि दोनों में कंपैरिजन पूछा है तो हम K1M1 ले लेते हैं, दूसरे का K2M2 ले लेते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेशियो पूछा है, रेशियो किसका, सेकेंड टू फर्स्ट पूछा है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, K2M2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये नीचे रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज M1, दिस इज K1। अंडर रूट कर लेते हैं, MM सेम है दोनों के केस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। K2 की वैल्यू क्या है, 4K है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, N की वैल्यू दिया गया है, C की वैल्यू दिया गया है, कटिंग स्पीड एंड द टूल लाइफ रिलेशन। ये सब आपको पता है, कटिंग टूल का जो टूल लाइफ रिलेशन क्या होता है, टेलर्स का जो टूल लाइफ इक्वेशन है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज़ VT⁻N⁴। बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं प्रोडक्शन वाले में, स्पेशली कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है। मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है 1 घंटे में, वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं, चाहो तो आप देख सकते हो। सर्च करना है बस आपको, जो भी सर्च करो सामने मनु एकेडमी लिख देना। जैसे टेलर टूल लाइफ बाय मनु एकेडमी लिख दोगे तो आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब यहाँ पे कहना क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, when cutting speed is reduced by the 30%, the tool life is increased by। कटिंग स्पीड को घटाया जा रहा है तो फिर टूल लाइफ कितना बढ़ेगी, यही चीज़ें आपको बतानी है। चलिए ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। कैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, V1T1 इज इक्वल टू C पावर N, ठीक है। तो पावर हमको दिया गया है, ये है, ठीक है। V2 की वैल्यू, V2 वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये लाइफ की बात कर रहे हैं, सेकेंड केस में 0.5 इक्वल टू C, ठीक है। ये वैल्यू दिया गया है, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहो तो नहीं कर लो। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। वेरी सिंपल, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इनको कटना ही है, चाहे करो चाहे ना करो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, V1/V2, दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं T1/T2 होल के पावर 0.5 इक्वल टू 1। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। कलर थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है तो ब्लैक कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि लाइफ में इंक्रीज कैसे हुआ है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो इस वाले को हम इधर ले आते हैं और इसकी वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया है भाई देख लो ना, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो V1 और जो V2 है वो 0.7 V1 हो जाता है। यही वैल्यू आपको दिया गया है, 30% रिड्यूस कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 और होल के पावर 0.5 इक्वल टू 1। ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा T1 बाई T2 होल के पावर 0.5 और ये इधर आ गया तो 0.5। अगर हम यहाँ पे 0.5 को हटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो 0.49 इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक सभी लोगों को आता होगा। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो क्या पूछा गया है, व्हेन कटिंग स्पीड इज रिड्यूस टूल लाइफ इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, मतलब क्या है सेकेंड वाला ज़्यादा होगा। तो बस यहाँ पे आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना है कि T2 माइनस T1 कितना बड़ा है, किसके रेफरेंस में, T1 के रेस्पेक्ट में, मतलब इनिशियल के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ पे देखो अब T1 बाई T2 है, तो थोड़ा सा हम इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं T2 बाई T1, इसको 1 बाई 49 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी 2.041, ये वैल्यू मिल गई आपको। 1 डिवाइड बाई इतना कर लेंगे। अब सब में से 1 माइनस कर दो, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना T2 माइनस T1 माइनस 1, सॉरी T2 बाई T1 माइनस 1 और 2.41 माइनस 1 ये लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यही वाली हो जाएगी ना, ये हो जाएगी हमारी T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं अपने मर्जी से। इधर 1 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 041 मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, यही परसेंटेज है। तो क्या हो जाएगा 104.1%, इतना परसेंट के आसपास आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप सो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन मशीनिंग टेस्ट द कटिंग स्पीड इज 100 इंडिकेटेड द टूल लाइफ इज 16। अगेन उसी जो पहले वाला फॉर्मूला है उसी पे आपसे पूछा गया है। तो सिंपली चीजें सारी सब कुछ दिया गया है, आपसे कांस्टेंट की वैल्यू पूछा गया है, तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है हमको। मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होगा, वही वाला पुराना वाला इक्वेशन है। पहले के लिए वैल्यू रख देते हैं, क्या दिया गया है, ये दिया गया है 100, B1 मान लेते हैं 100 दिया गया है। टूल लाइफ कितना बताया गया है, टूल लाइफ है 16 टू द पावर n, ये हो गया आपका C, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में दिया गया है 200, तो ये हम 200 लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, तो पावर n इक्वल टू C, इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिवाइड वाला फॉर्मूला ये कैंसिल आउट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि ऊपर 100 है, डिवाइडेड बाई इतना है। ये देखो कितना हो जाएगा 16 है, नीचे 4 है, तो इसको हम 4 टू द पावर n लिख सकते हैं कि नहीं, और यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 के पावर n, ये हो जाएगा 1, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 2 क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको n का, तो दोनों का बेस सेम कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन कर लेंगे, आसान हो जाएगा। तो ये 2 के पावर 2n लिख सकते हैं, इसको 2 to 4 के पावर n था, इधर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो इधर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1/2। होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका C। नहीं, अभी तो ये भी ऑप्शन है ना, तो ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा सेकंड वाला, हालांकि इन्होंने दिया था इसलिए मैंने टिक मार्क कर दिया, कोई बात नहीं। सेकंड फाइंड आउट कर लो भाई, 1/2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है C है। 16 का भाई रूट लोगे कितना होगा, 4 होगा, तो 400 हो जाएगा, तो C की वैल्यू आ गई, बहुत मुश्किल था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग ओवर द इंटायर लेंथ ऑफ 3 मीटर लॉन्ग कैंटिलीवर बीम। इफ शेयर फोर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ कैंटिलीवर इज गिवन टू यू दैट इज 60 किलो न्यूटन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UDL, मतलब लोड की इंटेंसिटी आपसे पूछा गया है। तो हम एक बीम ले लेते हैं, UDL मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा लेते हैं, ये हमारी बीम हो गई है। इसकी आपको बाकी चीज़ें दिया गया है, कितना है 3 मीटर है, वेरी सिंपल। ये कह रहे हैं इफ शेयर फोर्स एट द मिड पॉइंट मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं, ये 1.5 मीटर, कहीं से मेजर कर लो। जनरली क्या फ्री एंड से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो फ्री एंड से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे इनसे कहा गया है कि यहाँ पे जो वैल्यू है शेयर फोर्स का वो 6 किलो न्यूटन है। तो कैसे शेयर फोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे एक एजम्पशन भी कर लो कि ये है मान लीजिए x किलो न्यूटन पर मीटर इनकी इंटेंसिटी है। तो यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान बात है। तो क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स 6 दिया गया है,
इंटेंसिटी कितना है भाई, इंटेंसिटी है दैट इज x, और कितनी लेंथ है, ये लेंथ है 1.5, ठीक है। तो 1.5 क्योंकि यहाँ की बता रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 1.5, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 191 है, अगेन कैंटिलीवर का क्वेश्चन है। एक बार आपको रीड आउट करना है, खुद से ट्राई करना है। लेंथ आपको दिया गया है, कितना इस पे में लोडिंग है, यहाँ पे आपको शेयर फोर्स डायग्राम दिया गया है, शेयर फोर्स दिया गया है, यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट दिया गया है। किस पोजीशन पे दिया गया है, दैट इज फ्रॉम द 2 मीटर ऑफ फ्री इंड से 2 मीटर पे दिया गया है। मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी आपको दिया गया है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लोड किस टाइप का लोड है बेसिकली आपके बीम पे। तो जो कंडीशन दिया गया है हम थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक बीम है जिसकी सारी चीज़ें दिया गया है। पहले तो इसकी लेंथ दिया गया है 5 मीटर है, फ्री इंड हमारा ये है। हमको ये नहीं पता कि लोडिंग किस टाइप की है। तो आप सभी को पता होगा कि लोडिंग कितनी टाइप की होती है, 3 टाइप की बेसिकली। पहली होती है आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग से शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग हो गई। दूसरी होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तीसरा होता है यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। ये 3 टाइप के लोडिंग होती है। ऑलरेडी इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम मनु एकेडमी सर्च करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब क्या फाइंड आउट करना है, पहले समझना है कि क्या पूछना चाह रहा है। कुछ कंडीशन दिया गया, आपको बोला है कि 2 मीटर अगर फ्री इंड से लेते हो, मान लो ये 2 मीटर है, इसको हम एक्सेस रेफरेंस या क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं। ये 2 मीटर है, ठीक है, ये आपका 2 मीटर है दिया गया है जो आपको चाहे अभी के लिए मान लो x देते हैं, जनरल कंडीशन जो कि हम x मान के करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये x है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पे शेयर फोर्स भी 20 है, मतलब शेयर फोर्स भी कितना है 20 है, बेंडिंग मोमेंट भी कितना है 20 है। आप सोच के देखो कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग होती तो यहीं पे 20 लग रहा होता शेयर फोर्स, और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसमें x का मल्टीप्लाई करते, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करते, तो बेंडिंग मोमेंट तो चेंज हो गया, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये वाली लोडिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस वाले लोडिंग में किसी भी केस में एक पॉइंट पे दोनों सेम नहीं आएंगे। फिर यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, क्या ये पॉसिबल है, तो हाँ ये पॉसिबल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली वेरिएबल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल वेरी करता रहेगा, तो जो हमारा लोड आ रहा होगा आपके पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो स्ट्रेस आ रहा होगा, उसी में मल्टीप्लाई करके हमको बेंडिंग मोमेंट भी फाइंड आउट करना है, तो अगेन वो सेम नहीं होगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में ये सेम हो सकता है, क्योंकि इसमें एक इंटेंसिटी होती है जो कंटिन्यूअसली वेरी करती रहती है। तो ड्रॉ कर लेते हैं और फिर कंडीशन को इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू शेयर फोर्स की वैल्यू कितना दिया गया है, आपको 20 दिया गया है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। बेंडिंग मोमेंट के जनरल फार्मूला लिखे हम, तो जैसे यहाँ से लिख देते हैं बेंडिंग मोमेंट का जनरल फार्मूला। तो क्या होता है, लोड आपका होता है पहले, लोड इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का इस पूरे का लोड, और ये डिस्टेंस क्योंकि हम फ्री इंड से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितनी होगी वैल्यू, लोड की वैल्यू पहले कितनी होगी, तो लोड की इंटेंसिटी मल्टीप्लाई जो ये डिस्टेंस है, तो लोड की इंटेंसिटी अभी हम मान के चल लेते हैं कि क्या है आपका m है, ठीक है, लोड की इंटेंसिटी m है, डिस्टेंस कितना है x है, और चूंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक्ट कहाँ पे होगा, इसके आधे पे एक्ट होगा, तो x/2। तो हम ये कह सकते हैं कि ये होगा x²/2। ये किसकी वैल्यू है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू 20 दिया गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये जो x² है, यहाँ पे x² भी दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो ये देखो मल्टीप्लाई 2² डिवाइडेड बाई 2 20, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो m जो मास आपका आया किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आ गई आपकी वैल्यू। अब किस टाइप का लोड है वो ऑलरेडी हमको पता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अच्छा, दूसरी कंडीशन देख लो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, एक बार क्रॉस चेक कर लो। दूसरी कंडीशन में दिया गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला होता है, बस x की जगह पे हम l कर देंगे, तो WL² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे x था, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की वैल्यू हो जाएगी 5² डिवाइडेड बाई 2, सॉरी ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो ये 25 और 25 × 5 125, यही दिया गया है, ठीक है, यही दिया गया है। अच्छा,
शेयर फोर्स की भी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, शेयर फोर्स इंटेंसिटी कितना है 10, लेंथ कितनी है तो F कितना लोड हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इफ द वायर डायमीटर ऑफ द क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू द कंप्रेसिव लोड इन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अदर पैरामीटर रिमेनिंग सेम, द डिफ्लेक्शन विल बी डिक्रीज बाई, डिफ्लेक्शन कितना डिक्रीज होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डिफ्लेक्शन इक्वल टू हमको पता होता है 8p/d⁴, ये सारे फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं अब डिटेल में इसके नहीं जाऊंगा कि आया कहाँ से, किस तरीके से होता है। d⁴, ये एक कॉइल का डायमीटर है, एक वायर का डायमीटर है, इसको कहते हैं मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये n क्या है आपका, नंबर ऑफ कॉइल हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो वायर कॉइल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है द वायर डायमीटर ऑफ क्लोज कॉइल, तो ये वायर डायमीटर को वेरी कर रहे हैं। तो वायर डायमीटर के देखो अगर प्रोपोर्शनलिटी में बात करें तो 1d⁴ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 के पावर ये, तो ये कितना हो जाएगा 1/16, ठीक है। तो ये कितना डिक्रीज हो जाएगा 16 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉडी हैविंग वेट, यहाँ पे आपको दिया गया है वेट ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर ओवर द क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, स्टिफनेस आपको दिया गया है, पूछा गया है द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन स्प्रिंग इज नियरली। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पे स्प्रिंग है और मान लीजिए इसको हमने कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया है। ये हमारे पास एक मास है जितना भी आपको दिया गया है, दैट इज 100, ठीक है, 100 या 1000 न्यूटन, ये इसके ऊपर गिरता है, ठीक है। ये दूरी, कितना दूरी से इसको गिराया जा रहा है, इसको गिराया जा रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी से। मान लीजिए गिरने के बाद ये कंप्रेस हो गया, कितना कंप्रेस हो जाएगा, x कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस। अब देखो यहां से लेके यहां तक की जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो ब्लॉक की, वो किस में स्टोर होगी, हमारे स्प्रिंग एनर्जी में। तो बस एनर्जी बैलेंस लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये mgh, h की वैल्यू कितना लिखेंगे, h की वैल्यू ये 10 तो है ही ऑलरेडी, प्लस x जो हमारे स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन हुआ है इज इक्वल टू हाफ के डिफ्लेक्शन का स्क्वायर। बस अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। mg की वैल्यू दिया गया है, ये है mg की वैल्यू 1000, ये हो जाएगा 10 + x इज इक्वल टू 1/2 k की वैल्यू भी दिया गया है, तो बार बार k क्यों लिखें, 200 लिख लेते हैं। तो दिस इज 200 x², कैंसिल करोगे 2 2 हो जाएगा, 100 100 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 + 10x इज इक्वल टू x²। ये आपका एक क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना, -b² + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, पता है ना। ये यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट है, b यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है और c यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू है। तो फॉर्मूला मैं लगा के आपको नहीं बता रहा हूँ, आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको कुछ इतना मिल जाएगा, प्लस माइनस सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 5√5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रही है, तो जो फिजिबल होता है उसको हम लेते हैं। तो पॉजिटिव साइन वाला कितना हो जाएगा 5 प्लस ये, तो ये अराउंड टू अराउंड हो जाएगा आपका 16.2 के, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ज्यादा क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, बड़ा प्यार है इनको, हेलिकल स्प्रिंग से हैज द 15 कॉइल, इफ द 5 कॉइल ऑफ दिस स्प्रिंग आर रिमूव्ड बाय कटिंग द स्टिफनेस ऑफ द मॉडिफाइड स्प्रिंग इज। तो कितना कॉइल बचा, 10 कॉइल बचा, 5 कॉइल को हमने कट करके निकाल दिया। तो वैसे तो फॉर्मूला मैंने इससे पहले बताया था, यहाँ पे k = आप सभी को पता है, नहीं पता होगा तभी बता दूंगा कहाँ से आया। पुराना वाला जो फॉर्मूला इससे पहले बताया था 8d³ × n, ठीक है। ये वाला कहाँ से आया था, इससे पहले जो डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला हमने लिखा था वही, अगर इसमें आप लगा देते हो f = kx, x डिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे k क्या हो जाएगा f डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना, उधर जो डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला था ये x वाला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्योंकि f से f कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। वेरी सिंपल यार, इतना तो समझ पाओगे आप। तो अब k इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी देख लेते हैं। k इज प्रोपोर्शनल टू 1/n के, नंबर ऑफ कॉइल के, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कॉइल के, तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे
दैट इज K1N1, इसका मल्टीप्लाई हो गया तो K2N2 ऐसे लिख सकते हो। आपको फाइंड आउट क्या करना है, जैसे कि आपको K2/K1 या K2/K1 इज इक्वल टू K2/K1, ये K है आपका, K2/K1 इज इक्वल टू N1/N2। ठीक, तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये आपको N1 दिया है 15 और N2 कितना क्वाइल दिया है 10, तो ये हो जाएगा 1.5, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट 199 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, फॉर द प्रोडक्ट द फॉरकास्ट ऑफ द एक्चुअल सेल फॉर द दिसंबर 2020 वेयर गिवन टू यू। फॉरकास्ट और एक्चुअल सेल जो हुआ है वो दोनों चीज़ें दिया गया है। कहा गया है इफ द एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट अल्फा इज टेकन टू 0.2 फॉरकास्ट सेल फॉर द जनवरी। तो ये आपसे एक महीने बाद का पूछा गया है। तो बहुत आसान है, फॉर्मूला हम सभी को पता है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है कि जो एक महीने बाद, एक साल बाद, एक वीक बाद जब का भी पूछा जाए तो एफ ऑफ टी का जो फॉरकास्ट है दैट इज इक्वल टू अल्फा, जो आपका इसके पहले का डिमांड था, एक्चुअल जो सेल थी या जो बेचा था आपने या जो खरीदा था, जिसके लिए भी आपने फॉरकास्ट किया है, ये T-1 मतलब एक पीरियड पहले की बात कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा और उस टाइम का आपका फॉरकास्ट क्या है। तो जैसे यहाँ पे आपका जनवरी का पूछा जा रहा है और ये आपका दिसंबर 2002 का दिया है, मतलब एक महीने का गैप है। ठीक है, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 0.2। डिमांड कितनी थी इनकी, देखो ये फॉरकास्ट किया था और ये एक्चुअल सेल हुआ था, डिमांड नहीं थी मतलब सेल था। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा प्लस 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.2 हो जाएगी और ये हो जाएगा 25। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस ये 0.8 मल्टीप्लाई 25, तो ये हो जाएगा आपका 20, दैट इज इक्वल टू 24। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम बिकम हाफ, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डबल, होल्डिंग कॉस्ट इज 1/4, द यूनिट कॉस्ट इज ट्वाइस, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टू अर्लियर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो EOQ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। क्या होता है, टू डिमांड, एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट बाई होल्डिंग कॉस्ट, यही होता है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टू पॉजिटिव रहने दो, कांस्टेंट है। डिमांड को क्या कह रहे हैं, डिमांड बिकम हाफ, तो हाफ मतलब डी लिखते हैं बट नीचे एक 2 बढ़ा देते हैं क्योंकि D/2 करेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल, तो ऑर्डरिंग को हम O तो लिखते हैं बट 2 का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं क्योंकि ये डबल हो गया है। होल्डिंग कॉस्ट इज 1/4, तो होल्डिंग कॉस्ट को लिखेंगे 1/4, तो 1H/4 लिखेंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर। बाकी और किसी चीज़ से हमको लेना देना है नहीं, क्योंकि ये जो ट्वाइस है पर यूनिट, इसका हमारे जीवन में कोई यूज़ है नहीं। ठीक है, तो अब बस कैंसिल आउट कर लेना है आपको। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो पूरा है ये देखो ये पुराना वाला है, यही वाला फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 आपके इससे बाहर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा और ये पुराना वाला हम 2EOQ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।